बच्चों, आज हम भाषा एवं व्याकरण का परिचय प्राप्त करेंगे। भाषा क्या है? हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा वह अधिक संवेदनशील तथा विवेकशील है। उसके मन में सदैव तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जब उसने अपनी शारीरिक चेष्टाओं, संकेतों तथा इशारों के द्वारा अपने समस्त विचारों का प्रकटीकरण करने में स्वयं को असमर्थ पाया, तब उसे किसी सशक्त माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई। मनुष्य की इसी आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया है। प्रकृति ने सभी प्राणियों को बोलने की क्षमता प्रदान की है, जिसके द्वारा वे अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करके अपने समस्त विचारों को प्रकट करते हैं। उन सब में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कुछ मौलिक ध्वनि संकेतों का स्वामी है। उसने इन मौलिक ध्वनियों में पर्याप्त परिवर्तन करके अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जिस माध्यम को विकसित किया है, उसे भाषा के नाम से जाना जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो भी जीव है उसके हृदय में कई प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक है वह अपने हृदय के भावों को समाज में दूसरे के प्रति व्यक्त करना चाहता है। तो इशारे से, संकेत से या बोल करके अपने विचारों को समष्टि के सामने प्रस्तुत करता है, समाज में रखता है। और इसके लिए रखने के लिए जो माध्यम चाहिए, हृदय में उत्पन्न हुए भावों को दूसरे को बताने के लिए, समझाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता हुई, उसी ने भाषा को जन्म दिया। प्रकृति ने सभी प्राणियों को बोलने की क्षमता दी है। सृष्टि में जितने प्राणी हैं सभी बोलते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनकी ध्वनि को हम सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वे भी बोलते हैं। जितने भी जीव हैं सभी बोलते हैं। और बोल करके या विभिन्न प्रकार की भंगिमाओं के द्वारा दूसरे को अपने हृदय के भाव बताते हैं। लेकिन सभी प्राणियों में मनुष्य एक विशेष प्राणी है। मनुष्य को विशिष्टता प्राप्त है। वही कुछ खास ध्वनि संकेतों को उत्पन्न कर सकता है और उसका संप्रेषण कर सकता है। बोलने का तो सभी जीव बोलते हैं, लेकिन मनुष्य जितने प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकता है उस सब में नहीं होता है। तो वही अपने मौलिक ध्वनियों के द्वारा पर्याप्त परिवर्तन करके आवश्यकताओं के अनुसार जिस माध्यम को विकसित किया है, अपने भाव को दूसरे पर प्रकट करने के लिए मनुष्य ने अपने ध्वनि और संकेतों के द्वारा जिस माध्यम को विकसित किया है, उसे ही भाषा कहा जाता है। अब भाषा देखिए, ध्वनि तथा ध्वनि संकेतों की मुख्य परिभाषा आ जाइए। ध्वनि एवं ध्वनि संकेतों की सहायता से विचारों एवं अनुभवों को मौखिक अथवा लिखित रूप से पूर्णतया स्पष्ट करने वाला सशक्त माध्यम भाषा कहलाता है। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अंतर के भावों को दूसरे के प्रति पूर्णतः संप्रेषित करने या दूसरे के प्रति पहुंचाने का काम करता है। भाषा वह माध्यम है जो ध्वनि संकेतों और ध्वनि तथा अन्य रूप से अपने हृदय के मनोभाव को दूसरे के प्रति पूर्णतः स्पष्ट करने में समर्थ होता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। कोई सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता से पुरानी संस्कृति है, उसका विकास तभी होगा जब उसकी भाषा विकसित होगी। एक पीढ़ी द्वारा अर्जित ज्ञान को
भाषा के माध्यम से ही दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। भाषा के द्वारा ही हम बड़े बच्चों को समझाते हैं, सिखलाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और उसी को सहेज के रखा भी जाता है। भाषा नहीं हो तो ज्ञान का विकास संभव नहीं है। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। समय, काल तथा स्थान में परिवर्तन के साथ साथ भाषा के रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। अलग समय में अलग तरह की भाषा चलती है, अलग क्षेत्र में जाके भाषा का रूप अलग हो जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा है, जर्मन भाषा, रूसी, चीनी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी, फारसी आदि। और हमारे भी देश में जो हैं हिंदी है, संस्कृत है, पाली है, इस प्रकार की प्राकृत है, ये सब भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा का रूप है दो, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक या कथित और लिखित दो तरह की भाषा है। अब मौखिक भाषा किसे कहेंगे? भाषा का वह रूप जिसमें विचारों तथा मनोभावों को बोलकर प्रकट किया जाता है, उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भास धातु से बना है। भास का अर्थ होता है बोलना। भाषा क्या है? भास धातु से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ होता है बोलना। व्याकरण की दृष्टि से मौखिक भाषा ही मूल भाषा है। मूल भाषा तो मौखिक भाषा ही है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मौखिक भाषा जो है, मौखिक भाव संप्रेषण हर जीव कर सकता है और हर प्राणी कर सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो। मूर्ख भी किसी प्रकार से ध्वनि के द्वारा अपना भाव संप्रेषित कर लेता है। इसलिए विस्तृत है, जितने प्राणी हैं सब ये काम करते हैं, तो यह विस्तृत है। भाषा का यही रूप सर्वप्रथम अस्तित्व में आया है। भाषा के इस रूप में बहुधा साहित्य की कमी होती है, लेकिन मौखिक जो है या कहने पर साहित्य नहीं बनता है, कि बाद में वह प्रमाण नहीं रह पाता। ऐसे भी आप जानते समझ करते हैं कि बक्तम आगू लिखतम क्या, लिखतम आगू बक्तम क्या, कि बोल दिए हैं तो स्थायी रूप क्या होगा, सही आपने क्या बोला, बिहान आप मुकर जाइएगा कि हमने नहीं कहा था। लेकिन जब लिखित रूप में वही बात आ जाएगी तो अस्थायी हो जाती है। ये अंतर है दोनों में। बहुधा साहित्य की, इसमें साहित्य नहीं है, मौखिक में साहित्य नहीं है। मानव इसे सहज ही सीख लेता है। इसके लिए उसे किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जबकि भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए उसे मेहनत करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, साक्षर, निरक्षर आदि सभी भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। अतः इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अरे मौखिक भाषा का प्रयोग तो जीव जंतु कर लेता, गाय भैंस भी कर लेता है, कुत्ता भी अपना भाषा बोलता है, बिल्लियाँ बोलती हैं, लेकिन उनका साहित्य नहीं होता है। आपसे वार्तालाप, भाषण, कहानी, कविता पाठ, टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो पर समाचार तथा हम दिन भर में जो कुछ बोलते हैं या सुनते हैं, वे सब मौखिक भाषा के रूप हैं। मौखिक भाषा को वक्ता बोलकर व्यक्त करता है और श्रोता उसको सुन करके समझता है। मौखिक में ये है, वक्ता और श्रोता, वक्ता बोलकर और श्रोता सुनकर भाषा को समझते हैं। इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है लिखित। लिखित स्थायी है। भाषा का यह रूप जिसमें विचारों तथा मनोभावों को लिखकर अभिव्यक्त और पढ़कर समझा जाता है।
लिख करके जिसको हम व्यक्त करते हैं, और उसको हम सुन के नहीं, लिखित को सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग पढ़ करके समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। प्रत्येक भाषा का लिखित रूप ही उसे अस्थायी स्वरूप प्रदान करता है। लिखित जब लिया गया भाषा को तो वह अस्थायी हो जाता है, कल उससे कोई मुकर नहीं सकता है, वही इतिहास बनाता है, वही साहित्य होता है, अस्थायी होता है। मौखिक भाषा जो है वह अस्थायी है, जबकि लिखित भाषा अस्थायी है। दूरस्थ व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाने के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, एक पीढ़ी द्वारा अर्जित ज्ञान को अन्य पीढ़ी द्वारा सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के इस रूप को पाठक पढ़कर समझता है। भाषा के उपयुक्त रूपों के अतिरिक्त तकनीकी कारणों, लाचारी अथवा गोपनीयता बरतने के लिए कुछ आंगिक इशारों, विशेष आवाज़ों तथा मुद्राओं, प्रतीकों और संकेतों का भी अभिव्यक्ति के माध्यम से के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो छिपाई जाती है, गोपनीय होती है। तो सब जो सामान्य जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यदि हम उसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, गोपनीयता भंग हो जाएगी। उस अवस्था में विशेष संकेत करते हैं जो सब सामान्य समझे नहीं। उसी प्रकार जैसे कोई जासूसी की बात होती है तो सब तो कोड में उसी कहते हैं, ये बोलेंगे इसका ये अर्थ होगा, सामान्य अर्थ से अलग अर्थ होगा। ऐसी भाषा कूट भाषा उसको कहते हैं। ऐसी भाषा भी होती है और कुछ इशारों में ही काम चल जाता है। इशारों की भाषा भी होती, गुप्तचरी करना है उसकी। और एक बात जानते हैं, जो H2O आप लोग पढ़ते हैं, H2O क्या है? पहले कीमियागर होते थे जो खोज करते थे, वो अपने लिए छिपा कर रखते थे, तो उसको सीधे नहीं लिखते थे जो सब लिखित रखता है, उसके लिए अलग चिन्ह बना देते थे। तो इस तरह की भाषा भी है, लेकिन व्याकरण में उसका उतना महत्व नहीं है। जैसे यही कहता है, आप चलते हैं तो रोड पर जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार का चिन्ह बना हुआ है जिससे हम समझ जाते हैं किधर मुड़ना है, रोड कैसे जाए। विभिन्न प्रकार का लाइट होता है, हरा बढ़ गया कहते हैं ग्रीन सिग्नल है निकल जाओ, लाल हो गया रुक जाओ खतरा है, कहीं पर तीखा मोड़ है उसका अलग है, स्कूल का है उसका अलग चिन्ह है। लेकिन वह व्याकरण के विचार से भाषा नहीं होता। कहता है पुलिस द्वारा झंडों, रोशनियों, ध्वनि संकेतों और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान करना, ये सभी व्यक्ति के सांकेतिक रूप के उदाहरण हैं। परंतु व्याकरण की दृष्टि से व्यक्ति के इस रूप का अधिक महत्व नहीं है। अब बहरा आदमी है, गूंगा है, तो वह तो न लिखित करेगा न मौखिक करेगा, तो उसके लिए विशेष संकेत चाहिए। वे अंधे बहरे और गूंगे संकेत के द्वारा ही कहते, लेकिन उनका कोई व्याकरण नहीं होता है, इसलिए उसमें वो भाषा के रूप में नहीं आएंगे। लेकिन लिखित रूप में जिस विधा का प्रयोग किया जाता है अपने भावों के संप्रेषण के लिए, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और वह भाषा अस्थायी होती है, साथ ही उस भाषा का साहित्य होता है और इतिहास को संचित करने का सबसे बढ़िया माध्यम है। जबकि वह छोटा है, साहित्य होगा। जितनी बातें हम दिन रात बोलते हैं, जितना प्रकार का सुनते हैं, सब मौखिक में आ जाएगा। इसलिए पढ़ा लिखा लोग भी मौखिक का उपयोग करता है और जो बेपढ़ा है वो भी करता है। यूँ ही बोलने के लिए किसी विद्यालय में आवश्यकता जाने की नहीं है। माँ के मुंह से, समाज में अगल बगल से सुन करके विभिन्न प्रकार के ध्वनियों का हम लोग उपयोग करते। जैसे चिड़िया है, जानवर, उसका स्कूल होता है, ऐसी सुन भाषा निकालता है। हाँ, तोते होते हैं, कुछ चिड़िया हैं जो बोली आपकी या मनुष्य की बोलती है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता है। इसलिए भाषा का दो रूप है, मौखिक विस्तृत है पर अस्थायी है, लिखित सीमित है लेकिन स्थायी है।
पीढ़ियों में ज्ञान संप्रेषण के लिए, ज्ञान संचयन के लिए लिखित भाषा का होना जरूरी है। और अब इसके बाद अगले अध्ययन में हम लोग आगे की बात देखेंगे। इसमें भाषा का रूप क्या है, कैसे है, बोली आदि के बारे में, लिपि उनकी क्या है, अध्ययन करेंगे हम लोग। आज इतना ही। धन्यवाद।